नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बजट की बात। कोरोना संकट की मुश्किलों के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर बम्पर बजट पेश किया है। इस बार 5,50,270 करोड़ रुपए के बजट में उत्तर प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए बजट राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान के साथ साथ यूपी में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने का काम इस बजट के माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं के लिए 200 करोड़ की सामर्थ्य योजना की शुरुआत का ऐलान किया गया है। अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी छात्रों को फ्री कोचिंग के साथ टैबलेट की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का ऐलान किया गया है। साथ ही बटाई किसान भी योजना में लाभार्थी होंगे। इसके अलावा किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि जारी होगी। प्रदेश सरकार ने कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया है। साथ ही प्रदेश में जल्द 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर का ऐलान किया गया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान हुआ है। साथ ही योगी सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ की राशि के साथ प्रदेश में 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया है। साथ ही बेसहारा पशुओं के लिए 80 करोड़ रुपए के साथ गौशाला के लिए 50 करोड़ रुपए राशि का ऐलान किया गया है। तो बजट की बड़ी बातें हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक एवं उद्देश्यपरक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहूंगा, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए एवं स्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना के मुख्य घटक होंगे प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता से प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल में जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट की बात में आगे बढ़ते हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का एक अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। अपने बजट भाषण के दौरान
कई बार वित्त मंत्री का शायराना अंदाज देखने को मिला। कई मौके पर वो शेरो शायरी करते हुए नजर आए, अपनी बात कहते हुए नजर आए। आप भी सुनिए। हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। अपने देश और प्रदेश के कर्मठ कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मानवर, यह अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन अपेक्षाकृत रूप से कम समय में तैयार कर ली। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा चुकी है। टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान को सफल बनाएं। तो प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट सामने आ चुका है। कई वर्गों को, कई हिस्सों को इस बजट में रखा गया है, कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। और अब इस बजट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सैफ खान नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी अर्थशास्त्री हैं, इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। और कुछ देर में अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और पहला सवाल आपसे अशोक पांडे जी, विपक्ष की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया इस बजट पर आई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यह विकास बाधक है, बसपा ने कहा है कि यह धोखा है, कांग्रेस ने कहा है कि यह ट्रुथलेस है, यानी कि इसमें सच्चाई नहीं है। आप कैसे मानते हैं इसे? आपको तो बजट अच्छा लगेगा ही क्योंकि सरकार आपकी है, तो जवाब कैसे देंगे? देखिए आपको बता दें कि बजट किसानों का, नौजवानों का, आम जनता के अरमानों का बजट है। ये सही है कि विपक्ष को जो बोलना चाहिए वो उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये और ईमानदारी के साथ बता दें कि जिस तरह का बजट आया है, अंतिम आदमी तक विकास की लहर पहुंचे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। आपने देख, किसानों को उनकी आय को दुगना करने, बल्कि गांव को एक इकाई मान के हर घर को पानी, हर घर को बिजली, हर घर को सड़क और सफाई की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रख के बनाया गया ये बजट है। जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में प्रावधान लाया गया है, जिस तरह से मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है, और जिस तरह से कुपोषण में के शिकार लोगों, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों को खोलने की बात हो रही है, अस्पतालों की व्यवस्था सही करने और कोविड के टीका लगाने के लिए जो पैसा दिया गया है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है किसानों के फसल को, धान की खरीद का भुगतान करना और गन्ने की फसल का भुगतान करना, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि योगी जी का, सुरेश खन्ना जी का ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन अशोक पांडे जी, एक सवाल का जवाब और चाहूंगा मैं आपसे। जब आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं बजट को लेकर और कह रहे हैं कि ये प्रदेश के हर वर्ग को, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला ये बजट है, विकास की लहर पहुंचाएगा, तो कुछ तो पसंद आता विपक्ष को, कुछ भी पसंद नहीं आया, क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भाषा सपा और कांग्रेस को बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, उनसे जनता यही उम्मीद करती है। हमारे बजट में कांग्रेस को बढ़ाने वाला और सपा को बढ़ाने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों को उन्नत करने वाला, नौजवानों को उन्नत करने वाला, आम जनता के अरमानों को उन्नत करने वाला ये बजट है। और कोरोना संक्रमण काल में इस तरह का बजट आना, निश्चित तौर पे योगी जी की सरकार की वाहवाही पूरे देश में होगी। ठीक, लौट रहा हूं आपके पास। सैफ खान, आपसे अब सवाल है, कुछ तो पसंद आया होगा ना बजट में, कि विपक्ष में है तो सिर्फ बजट की बुराई करनी है, पसंद नहीं आना ये कह देना वरना, या अंदर मन से कुछ लग रहा है कि कुछ तो है समाज के लिए, प्रदेश के लिए? आप जो ये कह रहे हैं कि कुछ तो है, मैं अभी आपके सामने जो है कुछ सच्चाइयां पेश करता हूं, एक एक करके करेंगे। जो अभी किसानों का गीत गा रहे थे,
है ना, इतने महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, और ये आज जो है किसानों के लिए गीत गा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो पहले किसानों के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक से वो जो अपनी सीड या फर्टिलाइजर्स के लिए जो पहले लोन लिया करते थे, जो थे, या कैश लिया करते थे, वो आज बंद कर दिया गया है इस रिजीम में, जो ये आज किसानों की बात कर रहे हैं। खैर, बहरहाल जो है हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इनके 2017 का पहला बजट जो है वो सामने लेके आया हूं, जिसमें ये एलोकेट तो करते हैं वो अमाउंट, यानी एक एक करके बात करते हैं। 142 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले थे अपने 2017 के बजट में स्कॉलरशिप फॉर 10वीं क्लास के लिए। आज तक एक पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। 50 करोड़ का प्रावधान इन्होंने निकाला था, फ्री वाईफाई देंगे ये डिग्री कॉलेजेस के लिए। आज तक जो है वो पैसा जो है इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर 50 करोड़ इन्होंने निकाला, फ्री वाईफाई स्टेट में देंगे, जबकि कोरोना काल में जो है, जब लोग जो है या बच्चे जो है या कॉलेज स्टूडेंट जो है वो घरों से पढ़े, तब भी वाईफाई की कहीं प्रावधान जो है वो है नहीं। 300 करोड़ इन्होंने निकाला था जो है बच्चों के स्वेटर और मोजों के लिए, आज तक जो है वो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, ना कहीं देखने को मिला जो है। फिर इन्होंने जो है 2800 करोड़ रुपए निकाला सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो आज तक जो है कोई सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो छोड़िए, कहीं जो आज तक एक तस्वीर या एक बूंद पानी जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर इस सरकार ने नहीं दी। 3975 करोड़ के करीब जो है इन्होंने रोडों के गड्ढों के लिए निकाला था, जो आज तक नहीं हुआ। तो यानी एलोकेशन अमाउंट जो है पेपरों में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इतना बजट जो है सरकार ने निकाला है, इसका ये फायदा मिलेगा, मगर वो कितने ग्राउंड स्तर के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, ये मैं आपको जो है एक एक करके सामने रख ही रहा हूं। और जो मैंने बताया, आज इसी की वजह से जो है, चाहे आप किसानों की बात करें, किसान लगातार जो है वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है किसानों की जो है। किसानों के काले कानून जो है वो केंद्र लेके आई हुई है, क्योंकि सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है। अनएम्प्लॉयमेंट का इस वक्त ये हाल है कि 23.5% जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। और जो असेंबली में ही लिखित बताया गया था कि 34 लाख नौकरियां जो हैं वो अनएम्प्लॉयड और बढ़ी हैं हमारे यानी उत्तर प्रदेश में जो है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो महिलाओं के भी ये बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बता रहा है 24% जो है वो क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है महिलाओं के ऊपर, यानी 11 से 12 रेप जो एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं। 27% दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। तो ये तो है सच्चाई जो है। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। 5 बच्चे, यानी कि सैफ खान, आपको ये पसंद नहीं आया बजट? कुल मिला के आपने तथ्य रखे हैं, जो आंकड़े हैं, मैं तस्दीक करूंगा अशोक पांडे जी से और पूछूंगा उनसे कि जो आप हजारों करोड़ रुपए बजट में लेकर आते हैं और जो आप बात कर रहे हैं कि 2017 में इतनी सारी योजनाओं को लेकर जो पैसा आवंटन किया गया, उसका फायदा आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, पहुंचा तो आपको क्यों नहीं नजर आया? लौटूंगा प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी। देखिए, पक्ष विपक्ष की बात एक तरफ, आम जनता बजट को लेकर ये जानना चाहती है कि ये बजट उसके लिए कैसा है, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बजट आम लोगों के लिए कैसा है? जी शुक्ला जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं देखिए, ये सरकार का जो 5वां बजट है, 2017 से लेकर के 2021 तक ये 3 बजट जो है वो वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी ने पेश किया था, और ये 2 बजट, दूसरा बजट है सुरेश खन्ना जी का। जी, मैं सुरेश खन्ना जी के पिछले बजट में जब उन्होंने शुरुआत किया था तो उनके एक स्पीच से शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि हम 2030 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मतलब हुआ कि आज की डेट में अगर हम समझें इसको, तो ये होता है 74 लाख करोड़ रुपया, और आज की डेट में हमारी इकोनॉमी उसके 5 गुना कम से कम पर खड़ी है। खैर, ये एक मुद्दा है जिसके लिए विपक्ष भी काफी सवाल उठा सकता था और उठाना चाहिए था, लेकिन उठाया नहीं कि हमारी ग्रोथ रेट कहाँ जा रही है। ग्रोथ रेट, खैर सरकार का एक बचाव ये हो सकता है कि हम वैश्विक महामारी से निकल करके, एक त्रासदी से निकल करके आए हैं, लेकिन मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि वैश्विक महामारी की त्रासदी से जब आप निकले तो हम उम्मीद कर रहे थे कि एज ए अर्थशास्त्री और एज ए इकोनॉमिस्ट हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट में अब की बार थोड़ी सी वृद्धि ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, 2017 से 2018 में 43,000 करोड़ की वृद्धि हुई थी, यानी 2017 का बजट था 3,84,660 करोड़ का। 18-19 का बजट
था 4,28,335 करोड़ का। उसमें जब 19-20 का बजट आया तो 4,79,701 करोड़ का था, जब 51,000 करोड़ की वृद्धि की गई थी। और 20-21 में केवल 33,000 करोड़ की वृद्धि थी, 5,12,860 करोड़ का था। और अब की बार 5,50,270 करोड़, यानी अब की बार 37,000 करोड़ की। मतलब ऑलमोस्ट जो पिछला ट्रेंड चलता आया है वो 13% का यही वृद्धि हमेशा चलते। ठीक है, पिछले बजट से अगला बजट थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन कोरोना काल के बाद हम ये मान के चल रहे थे कि सरकार को बड़ी समस्याओं से जूझना है। बहुत सारी चीजों पर उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बड़ी सारी चीजों पर उनको बड़ा खर्च करना होगा। लेकिन थोड़ी सी यहां पर हमें लगता है कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत थी। हाँ, यह हो सकता है कि उसके पास कंस्ट्रेंट हो सकता था। मैं ये सोच रहा था कि उनके पास रेवेन्यू का कंस्ट्रेंट आएगा। बजट इस तरह से अगर हम देखें तो 18-19 में 51,000 करोड़ का वृद्धि थी, लेकिन अब की बार तो 37,000, जबकि हमको वैश्विक त्रासदी से निकले हुए थे। मैं लौटूंगा आपके पास। नंबर 2, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, इसके बाद सीधे आप ही के पास आऊंगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो बजट पिछले 3 साल में जो बढ़ा जिस गति से, वो इस बार वो उतनी तुलना नजर नहीं आई है। कोरोना का इफेक्ट था या सरकार को और ज्यादा खुलकर खर्च करना चाहिए था? मैं लौट रहा हूं आपके पास। यूपी सरकार के बजट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, उसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा लगातार जारी है। यूपी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर लिया है। हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव जी हैं। सर, इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? भारी भरकम बजट है। सबका साथ सबका विकास, शानदार और जानदार बजट है। इस बजट से उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और जो मंशा लेकर के, जो संकल्प पत्र लेकर के हम लोग 2017 के चुनाव में आए थे, उसमें से लगभग हम लोगों ने जो वादे किए थे वह तो पूरे ही किए, उसके अलावा भी बहुत सारे काम किए। हर वर्ग का ध्यान दिया है, खासतौर से किसानों का बड़ा ध्यान दिया गया। तो उससे देखिए, किसान तो अन्नदाता है, नौजवान उत्तर प्रदेश का भविष्य है। हमारे बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करेंगे तो आशीर्वाद मिलता है, तो उनके सम्मान में भी, और विशेष तौर से श्रमिक जो अपने श्रम से उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहा है, उनके लिए भी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिस सेक्टर का ध्यान नहीं रखा गया। कहा सकता है कि आज यूपी सरकार ने अपना बजट पेश कर लिया है और यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और इसीलिए इस बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो डिप्टी सीएम बजट की तारीफ कर रहे हैं और अब अनुराग भदौरिया चर्चा में और हिस्सा ले रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अनुराग जी, स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और सवाल आपसे ही कि कैसा लगा बजट आपको? देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, सपना बेचने की उनको आदत है और समाज के असली मुद्दों को छोड़ देना है। देखिए, आप बजट की बात कर रहे थे, आप एक बार भी डीजल पेट्रोल की आपने बात नहीं की। असली कमर जिससे आदमी की फौरन राहत मिलने की बात है, लोगों की कमर टूट चुकी है। और आप उसमें अगर अपना थोड़ा वैट कम करते, थोड़ा डीजल पेट्रोल की कीमत कम करते, तो इमीडिएट लोगों को राहत मिलती। कोरोना काल से लोगों का रोजगार चला गया है। आप तो फर्जी आंकड़े देते रहते हो, हकीकत है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से यहाँ बेरोजगारी का एक सैलाब सा आया हुआ है और उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की आपने। रोजगार की चर्चा आपने तो इसके पहले जब बजट किया था तो आपने बोला था हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट की बात की थी। बजट में बताते 4.5 लाख करोड़ आपने कहाँ लगा दिया है, कितने लोगों से उसका रोजगार सृजन हुआ है कि सिर्फ सपना बेचा था। किसान की बात आप कर रहे थे और ये भूल गए कि किसान अभी भी धरने पे बैठा है, रोड पे बेचारा, और उससे कम से कम 150 से 250 किसानों की मौतें हो चुकी हैं। उसके बारे में आपने क्या सोचा? क्या उनको अपने घर वापसी होगी कि नहीं होगी उनकी? क्या उनको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनके बारे में आपने चर्चा नहीं की। महिला सम्मान की बात कब से कर रहे हैं आप? जब से आपने सरकार में आने के पहले से लगातार आप महिला सम्मान की बात करते आ रहे हैं, लेकिन महिला सम्मान की हालत क्या उत्तर प्रदेश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह की घटनाएं लगातार उन्नाव में। और अब सवाल अशोक पांडे जी आपसे। अभी आपने सुना कि चाहे वो अनुराग भदौरिया हो या फिर सैफ खान हो या प्रोफेसर अर्थशास्त्री भूपेंद्र तिवारी हो, वो ये बता रहे हैं कि बजट से उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस बजट में आपने ना किसानों को छुआ ना बेरोजगारों को छुआ। क्यों?
देखिए, हमने किसानों के पैदावार को दुगना करने के लिए आमदनी को दुगना करने की व्यवस्था की। हमने किसानों को कृषि बीमा योजना की व्यवस्था की, किसानों को हमने पेंशन की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, भदौरिया जी सुन लीजिए, जो ये लोग करते हैं, ये वही लोग हैं जो 70 साल तक शासन करते रहे और गाँव में शौचालय की व्यवस्था नहीं की। इनसे जरा पूछिएगा, सिर्फ योगी जी और मोदी सरकार ने गाँव में शौचालय की अपनी बात कराई है। उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए, आप सुन तो लीजिए। हमारी सरकार ने गाँव में सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली पहुंचाने का काम किया है। ये सिर्फ बेशर्मी बतियाने वाले लोग हैं। हमने ये लोग, इनकी सरकार थी तो गांव में बिजली आना एक खबर थी, आज हमारी सरकार में बिजली जाना एक खबर है। ये क्या बात करेंगे? जो आदमी गांव में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं दे पाया 70 साल तक, अनुराग पांडे जी, जब लाल किले पर प्रधानमंत्री शौचालय तो सरकार जब से बनी है, चाहे वो केंद्र में बनी हो या राज्य में बनी हो, आप लगातार ये दे रहे हैं ना। उड़ा रहे थे रोजगार को लेकर, अशोक पांडे जी, रोजगार को लेकर सवाल, इसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। नहीं, रोजगार इनके बस की नहीं है। रोजगार सुन तो लीजिए ना अनुराग भदौरिया जी, आप सवाल करते जवाब भी नहीं सुनते हैं, सुन तो लीजिए। रोजगार में आपको बता दें, जो प्रवासी मजदूर हमारे आए थे, श्रम मंत्रालय ने 30 लाख मजदूरों को नौकरी देने का काम किया है। ये आंकड़ा है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बात करके यहाँ उद्योग लगाने की बात कर रही है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, व्यापारियों को समिट मीट किए थे, कोई व्यापारी यूपी में व्यापार लगाने को तैयार नहीं था। आज व्यापार लगाने में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आ गया है। ये योगी जी की वाहवाही। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। सैफ खान कुछ कहना चाहते हैं। पांडे जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। सैफ खान जी के पास जाता हूं, उसके बाद प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। जो उत्तर प्रदेश की दलित मुख्यमंत्री को मारते ठीक है सर, पांडे जी अब सुनिए, पांडे जी सुनिए, आपके अनुसार तो सब कुछ अच्छा है, रामराज आ गया है, अब सुन तो लीजिए जरा। सैफ खान बोलिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस सरकार के ऊपर जो है कि ये चैनल पे बैठ के सिर्फ भाषण ही देना जानते हैं कि ग्राउंड स्तर पे तो खुद इनकी सरकार उत्तर प्रदेश की लिखित देती है कि 40 लाख जो है बेरोजगार और हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अभी पिछले साल जो आंकड़ा निकाल के बताया कि 23.5% और बेरोजगारी जो है वो बढ़ चुकी है। और ये तब से हो रहा है, 2017 से लगातार बेरोजगारी ऊपर बढ़ती जा रही है, जैसे केंद्र में सरकार तो 5 लाख नौकरी देने का दावा करती है। सैफ खान, आपको वो दावा, उसकी हकीकत नजर नहीं आती है? कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की? नहीं, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट या 2 महीने का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो ये नौकरियां दिखा रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। ये वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दिखा रहे हैं। किसी को 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी को जो है 1.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी को 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है, उनको ये नौकरियां करके दिखा रहे हैं। वो नौकरियां नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स हैं जो आपको 1 महीने में काम करवा के जो है वो छोड़ दिया गया, उसको उन्होंने नौकरियों में गिन लिया है। जबकि सच्चाई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताई है। अरे साहब, ये वही सरकार है जिसने 2016 में श्रम विभाग बंद करवा दिया था कि बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सामने ना आए। लेबर ब्यूरो के लिहाज से आज हमारे देश जो है सबसे ज्यादा बेरोजगार देश है। यानी जो है हमारे टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे लेबर ब्यूरो के स्टैटिक जो कहते थे 3.6% बेरोजगारी थी, वो बढ़ते और ये नहीं, केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से हर स्टेट के ऊपर प्रभाव डाल रही है, बढ़ते आज 40। कोरोना का असर नहीं हुआ? सैफ जी, मैं लौटूंगा इस सवाल के सवाल, आपसे जवाब मांगूंगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमानों से मुझे सवाल करना समय सीमित ही है। आपने बेरोजगारी का बताया, मैं आपको 2018 का बता देता हूं। नीति आयोग ने कहा था कि लगातार जो है, नीति आयोग ने कहा 31 मिलियन इंडियंस, ये तब तो कोरोना काल नहीं था, 31 मिलियन इंडियन जॉबलेस हुए हैं, जिसके लगातार आंकड़े में आप जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ये आंकड़े जो बता रहे हैं अच्छी बात है, आंकड़े आपके सच्चे होंगे, हम ये भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है तो हम उस पर ही केंद्रित रहेंगे। तो प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी, क्या कोरोना, मैं लौट रहा हूं आपके पास, सैफ जी लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर साहब, कोरोना के चलते, जिसका जिक्र आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि इस बार बजट उतना नहीं बढ़ा और 1 ट्रिलियन का लक्ष्य है, और ये बजट उस हिसाब से नहीं बढ़ा जितना की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कोरोना काल था, ये भी हम सबके सामने रखा गया है। तो क्या कोरोना काल के हिसाब से, कोरोना में जो समस्याएं, जो संकट सामने आया है आर्थिक तौर पर, क्या उसके हिसाब से बजट आपको वेल एंड गुड लगता है?
नहीं, देखिए वही मैं पूरा करना चाह रहा था एक्चुअल में। उसको पूरी बात तब समझ में आएगी। कोरोना काल में, अगर कोरोना काल आया ये जरूर है, लेकिन कोरोना काल का इफेक्ट आपके राजस्व पर कितना पड़ा, क्योंकि बजट तो आपका वहीं से आएगा, बजट का परिव्यय भी वहीं से आएगा। बजट का राजस्व जो पिछला था, आपकी प्राप्तियां थी, राजस्व प्राप्तियां जो आपको रेवेन्यू कलेक्शन होता है, वो 4,22,367 करोड़ पिछली साल था। अब की बार का भी अनुमान आपका 4,18,340 करोड़ का था। मात्र सिर्फ 4 करोड़ आप उम्मीद कर सकते हैं, 4,000 करोड़, सिर्फ 4,000 करोड़ पूरे बजट में सिर्फ 4,000 करोड़ का डेंट आपको लग रहा है। तो इससे आपका बजटीय घाटा जो है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, सरकार थोड़ा सा ये अच्छा कर ले गई है कि अगर हम बात करें राजकोषीय घाटे की, तो राजकोषीय घाटा जबकि केंद्र सरकार का 8% था, वो राज्य सरकार ने अपना नियंत्रित रखा हुआ है, 4.17% था। लेकिन यहां वाहवाही ये नहीं है कि आपने राजकोषीय घाटा नियंत्रित कर दिया। आपको जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा बढ़ाने की, और खास करके एजुकेशन सेक्टर में और ज्यादा बढ़ाने की, क्योंकि कोरोना काल के बाद उम्मीद थी ही कि आपका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। आपने क्या किया, सरप्लस बजट पेश कर दिया। सरप्लस बजट कितने का, वो भी 23,210 करोड़ का। भाई, सरप्लस बजट तब पेश किया जाता है जब परिस्थितियां सामान्य हो। अब की बार तो परिस्थितियां सामान्य थी नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन का जो अनुमान है, वो रेवेन्यू कलेक्शन आपका ठीक ठाक है। हाँ, एक चीज की आपकी तारीफ मैं कर सकता हूं कि आपने जो राज्य की ऋणग्रस्तता है उसको 28.8% से घटा करके 28.1% पे रखा। अब मैं आप जरा सा दूसरे जो मेहमान हैं उनकी बात कर लूं, थोड़ा सा सरकार की आलोचना ही नहीं, थोड़ी तारीफ भी कर दूं, क्योंकि जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, सीएमआई का अभी जनवरी का डेटा आप देख लीजिए, अगर पड़ोसी राज्यों को देखिएगा तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी 14% करंट रेट पर इस समय राजस्थान की है, 4-4.5% की बेरोजगारी दर आपकी यूपी की है। ग्रोथ रेट पर असर पड़ा है। ग्रोथ रेट हम टारगेटेड, हमारा ग्रोथ रेट था वो 14% का, 14% का ग्रोथ रेट हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल था, लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ इस पर फोकस करेगी। हाँ, युवाओं के, अब एक बात आती है युवाओं को नए रोजगार सृजन करने की, यहां पर सरकार ने निराश कर दिया। कुल मिलाकर के कोरोना काल से लेकर के अगर आज तक हम देखें तो सरकार सिर्फ एक चीज का आंकड़ा देती है, वो मनरेगा का है कि 29.58 लाख कार्य दिवस का हमने सृजन किया। अरे भैया, ये सामान्य युवाओं की बात तो आप कर रहे हैं, ठीक है, माइग्रेंट लेबर्स की बात आप कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जरा पढ़े लिखे युवाओं की भी बात तो करनी पड़ेगी। जो स्किल्ड लेबर है वो मनरेगा में काम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा मनरेगा में जितने रजिस्टर्ड लेबर थे वहां पर टर्नअप रेशियो सिर्फ 20% था, यानी 100 लोग अगर मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो 20 लोग टर्नअप हो रहे थे काम करने के लिए। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र का मजदूर है, वो शहरी क्षेत्र का मजदूर जब मनरेगा में काम करने जाता है तो वहां पर वो फावड़ा नहीं चला पाएगा। जो रिक्शा चलाया है वो रिक्शा पुलर जाकर के फावड़ा नहीं चलाना चाहता है। तो सवाल इस बात का है कि आप जो स्किल्ड लेबर है, जो उद्योगों में काम करता रहा है, जो उद्योगों में काम कर रहा है, उसके लिए रोजगार सृजन की व्यवस्था क्या किया गया है, थोड़ा सा यहां पर निराशा हाथ लगी है। ठीक, अशोक पांडे जी से जवाब लूंगा मैं इसका, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी आपसे, देखिए किसानों को लेकर आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि किसान का मुद्दा केंद्र के पास है, केंद्र को वहां से रास्ता निकालना है, उत्तर प्रदेश के यहां से रास्ता नहीं निकलेगा। ये बात सही है कि यूपी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। रोजगार का जिक्र आप कर रहे हैं, वो ठीक है, रोजगार को लेकर सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन क्या बजट में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो लगे कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट ठीक ठाक है? कुछ पसंद नहीं आया? एक भी चीज उन्होंने ऐसी की होती तो मैं जरूर बोलता कि जहां पे आम जनता की बात करते हो और आम जनता का उसमें उनके फायदे का, भाई सबसे पहले मैंने एक ही शब्द बोला, आप डीजल पेट्रोल की बात करते, क्योंकि उसके महंगा होते ही सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, सारा समीकरण ही बिगड़ जाता है। जैसा उन्होंने भी बोला, आपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कब की थी आपने, जो आज तक आप अचीव नहीं कर पाए। मैं बार बार रोजगार पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि देश की असली समस्या ही बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे अत्याचार, यही तो असली समस्या है जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने जरा सा भी नहीं छुआ। अरे भाई, कोरोना काल में लोग परेशान हैं, तो बाकी जो कनेक्टिविटी को लेकर, एक्सप्रेस वे को लेकर जो हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को लेकर और दूसरे किसानों महिलाओं को लेकर, वो सब क्या है? इन्होंने बता रहा हूं उनको, इन्होंने 2014 में 2017 में जब सरकार में आए थे तब से लगातार बजट में सपना ही तो दे रहे हैं ना।
कौन सा इन्होंने कर दिया? मेडिकल कॉलेज इन्होंने बोला बना दिया। इससे पूछो, जब इनसे पूछा गया आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, तो इनके ही मंत्री शारदा यूनिवर्सिटी गिना रहे थे, अमेठी यूनिवर्सिटी गिना रहे थे। ये तो हाल है मंत्रियों का। उसके बाद इनको यही नहीं पता चलता है कि यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई कौन सी। नाम बता देना कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई। 10.5 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात की इन्होंने। कहाँ की उन्होंने? मेडिकल कॉलेज की बना, इन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 9-8 मेडिकल। यानी कि आपको कुछ पसंद नहीं आया। अनुराग भदौरिया जी, लौटूंगा मैं। सैफ खान, आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि चुनाव से पहले माना ही जाता है कि लोक लुभावन ये बजट होता है। अमूमन सरकार ये प्रयास करती है कि हर वर्ग को उस बजट के माध्यम से प्रभावित किया जाए, और यही वो समय है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है कि बजट जो है वो लोक लुभावन वाला नहीं है? देखिए, ये जुमलेबाजी वाले बजट जो है भारतीय जनता पार्टी, और जुमलेबाजी वाले जो है हलफनामे तो जमा हमेशा से करते ही आ रहे हैं। किसानों की भी बात कर रहे थे। 2014 में भी ये सरकार जब केंद्र में आती है तो किसानों का 50% मूल्य समर्थन बढ़ाएगी, अच्छे दिन आएंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, स्मार्ट सिटीज देखी जाएंगी। कहाँ है ये सब जो है, ये सब बातें, ये सिर्फ जुमलेबाजी हैं जो ये सरकार करती आ रही है। ग्राउंड स्तर के ऊपर आज देखें तो 75,000 उद्योग जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं। कौन है जिम्मेदार? ये बता दें कि 140 मिलियन लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन से इंडियन नेशनल कांग्रेस ऊपर लेके आई थी, आज कितने और ऊपर लेके आ गए। बल्कि जो 140, ठीक है, कंक्लूड करने का समय हो रहा है क्योंकि अब समय बेहद कम है। अनुराग भदौरिया जी से कमेंट और ले लेते हैं क्योंकि एक एक करके सभी के पास। लाइन से ऊपर लेके आए थे, ठीक है, वापस नीचे जा चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, बता दीजिए पर कैपिटल इनकम जो 26,000 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, सैफ जी लौटता हूं मैं आपके पास, समय समाप्त हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, कोरोना काल का हवाला देकर जो बातें कही जाती हैं सरकार के द्वारा कि इस बार वो स्थिति नहीं है सामान्य पूर्वक, क्या उस हिसाब से भी बजट को हम देख सकते हैं या वाकई में सरकार बहुत अच्छा कर सकती थी? सैफ जी, अब लौट रहा हूं आपके पास, एक एक करके सारे कमेंट हो जाए दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली स्लोगन की पार्टी बन के रह गई है। जिससे स्लोगन नया भारत, डिजिटल भारत, अपना भारत, ये सब स्लोगन देते हैं। इनके पास धरातल पे करने को कुछ नहीं होता है। अगर अपना भारत, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसी तरह इन्होंने आत्मनिर्भर यूपी, ये सब किसके लिए? भाई, आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हो, उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, उत्तर प्रदेश के किसानों का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, तो कौन सा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ठीक की है, बात करते हो? ये अब देखना ही होगा कि इस बजट को लोगों को कितना पसंद आता है। बजट, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी, सैफ खान जी और अनुराग भदौरिया जी, धन्यवाद आपका चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।